हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में हम सभी बायोलॉजी की अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हम सभी इसके अंतर्गत कोशिका विज्ञान को अध्ययन करेंगे। सभी प्रत्येक पॉइंट को सभी कैंडिडेट्स ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करेंगे और समझने की प्रयास करेंगे, ताकि नॉर्मल कैंडिडेट्स को भी साइंस स्ट्रीम की चीज़ें समझ में आएँ। क्योंकि वर्तमान समय पर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में जनरल अवेयरनेस से संबंधित क्वेश्चन पूछी जाती है। उन सभी परीक्षाओं में जिस भी परीक्षाओं में जनरल अवेयरनेस की सेक्शन रहती है, उन सभी परीक्षाओं में आर्ट सेक्टर के साथ साथ हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी के साथ साथ कैंडिडेट्स को बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी क्वेश्चन देखने को मिलती है। इन सभी के लिए कैंडिडेट्स वर्तमान समय पर साइंस स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट को भी पढ़ना मैंडेटरी होगी, अन्यथा कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। जो भी परीक्षाएं आयोजित होती है, उन सभी परीक्षाओं में जनरल अवेयरनेस से संबंधित क्वेश्चन पूछी जाती है। इसीलिए कैंडिडेट साइंस स्ट्रीम की भी तैयारी करें। और इस लेक्चर में हम सभी कोशिका विभाजन को पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन क्या है? कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में विरचाऊ ने देखा। किस प्रकार से कोशिका विभाजन होता है, उस दृश्य को देखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? विरचाऊ। और कब देखा? तो 1855 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका का विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन व अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन क्या है? यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में देखा। उन्होंने ही सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। ये जो शब्द है माइटोसिस, इस शब्द की डेफिनेशन यदि कोई भी कैंडिडेट्स डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ दे सकते हैं तो जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। माइटोसिस से रिलेटेड जितने भी आपके पास नॉलेज है तो कैंडिडेट्स डायरेक्ट कमेंट करेंगे, उस कमेंट को पिन किया जाएगा। ठीक है। अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटते हैं, जो निम्न है: अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। ये 5 प्रकार का अवस्था है। इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका से 2 संतति का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था सबसे छोटी होती है, वह केवल 2-3 मिनट में समाप्त हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन, फार्मर तथा मुरे 1905 ने कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को नाम दिया। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रगबर्गर ने 1888 ईस्वी में किया। यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछी जा सकती है कैंडिडेट से, स्ट्रगबर्गर द्वारा इसकी विस्तृत अध्ययन किस ईस्वी में की गई थी? किस चीज का? तो अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजमैन द्वारा की गई थी, लेकिन इसका विस्तृत सर्वप्रथम अध्ययन कौन किया था? ठीक है, और कब किया था? तो स्ट्रगबर्गर ने की थी, लेकिन कब? तो 1888 ईस्वी। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, तभी कैंडिडेट्स क्वेश्चन को अधिक से अधिक अटेम्प्ट कर पाएंगे। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन निम्न 2 चरणों में होता है। जैसे 1 नंबर है अर्धसूत्री भाग 1 और अर्धसूत्री भाग 2। अर्धसूत्री दोनों है, लेकिन दोनों का मीनिंग कुछ और होता है। फर्स्ट वाला जो अर्धसूत्री
है इसका मीनिंग दूसरा है, और दूसरी वाला जो अर्धसूत्री है इसका मीनिंग कुछ दूसरा है। समझेंगे उसको भी क्या इसकी मीनिंग होती है। अर्धसूत्री 1 में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एवं टेलोफेज। लेकिन सभी में 111 लिखा गया है, ठीक है, इस पर भी ध्यान देंगे कैंडिडेट। सिर्फ मेटाफेज यहाँ जो लिखा गया है मेटाफेज को ही नहीं पढ़ेंगे, इसके साथ 1 भी इंक्लूड है। सभी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के प्रयास करेंगे, क्योंकि एक ही अक्षर के लिए ही क्वेश्चन की आंसर चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है प्रोफेज 1, सबसे लंबी प्रावस्था होती है जो कि 5 उप अवस्थाओं में पूरी होती है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डाइकिनेसिस, ये 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, अवस्थाएं हैं। तो सभी का फिर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, एक्सप्लेनेशन को भी अध्ययन करेंगे। लेप्टोटीन गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं, इन्हें क्रोमोनीमिटा कहते हैं। गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। जाइगोटीन समजात एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं, इसे सिने हैं। सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर केंद्र के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ी हो जाती है। पैकिटीन प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। द्विज का प्रत्येक सदस्य अनुदैर्ध्य रूप से विभाजित होकर 2 अनुजात गुणसूत्रों या क्रोमेटिडों में बढ़ जाता है। इस प्रकार 2 समजात गुणसूत्रों के एक द्विज से अब 4 क्रोमेटिड बन जाते हैं। इसमें 2 मातृ तथा 2 पितृ क्रोमेटिड होते हैं। कभी कभी मातृ और पैतृ क्रोमेटिड एक या ज्यादा स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। ऐसे बिंदु पर मातृ तथा पैतृ क्रोमेटिड टूट जाते हैं और एक क्रोमेटिड का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमेटिड के टूटे स्थान से जुड़ जाते हैं, इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। एवं इस प्रकार जीन का नए ढंग से वितरण हो जाता है, अर्थात जीन विनिमय पैकिटीन अवस्था में होता है। इस क्रिया में रिकम्बिनेज एंजाइम भाग लेते हैं। नोट, क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉनस्टेर क्रोमेटिड के बीच होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिप्लोटीन समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, परंतु जोड़े के 2 सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते, क्योंकि वे कहीं कहीं एक दूसरे से एक्स के रूप में उलझे रहते हैं। ऐसे स्थानों को काई एंजाइमेटा कहते हैं। काइंजाइमेटा की औसत संख्या को बारंबारता कहते हैं। काइंजाइमेटा का अंतरीकरण हो जाता है। नेक्स्ट, डाइकिनेसिस केंद्रक कला व केंद्रिका लुप्त हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन दूसरा, ठीक है, ये दूसरा नंबर पॉइंट है। जो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम वाले पॉइंट का इतना एक्सप्लेनेशन था, और ये दूसरी जो समसूत्री विभाजन के दूसरी रूल्स रेगुलेशन है उस पर अब जाएंगे। तो इसमें समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है। समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर है? लेफ्ट साइड में सभी समसूत्री विभाजन की चीजों को देख पाएंगे और अर्धसूत्री विभाजन की चीजों को राइट साइड में रखी गई है। लेफ्ट साइड में सभी समसूत्री विभाजन और राइट साइड में अर्धसूत्री विभाजन को देख पाएंगे, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है उन चीजों को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। 1 नंबर पॉइंट है, यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है, ठीक है, ये समसूत्री विभाजन का पॉइंट है। और अर्धसूत्री विभाजन में 1 नंबर पॉइंट, यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। दूसरी नंबर पॉइंट पर इस विभाजन में कम समय लगता है। किसमें? तो समसूत्री विभाजन में। इस विभाजन में अधिक समय लगता है। कौन सा विभाजन है ये? अर्धसूत्री विभाजन। तीसरा नंबर क्या अंतर है? इस
इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है। किस विभाजन द्वारा? समसूत्री विभाजन द्वारा एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है। तो ऐसी कौन सी विभाजन है, उस विभाजन का नाम क्या है? इस जगह पर से भी एक क्वेश्चन पूछी जा सकती है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। कैंडिडेट्स भटक जाते हैं, कैंडिडेट्स क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो समझने वाली बात है कि समसूत्री विभाजन में तीसरा नंबर पॉइंट को और एक बार देखेंगे कैंडिडेट। इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है। तो एक कोशिका से दो कोशिका बनने वाले विभाजन को क्या कहेंगे? तो समसूत्री विभाजन कहेंगे। तो इस 3 नंबर में अर्धसूत्री विभाजन में क्या चीजें इंक्लूड है उन पर भी जाएंगे। इस विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यह भी पूछी जा सकती है कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन में डायरेक्ट, एक कोशिकाओं से 4 कोशिका का निर्माण करने वाला विभाजन का नाम क्या है? तो अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, विभाजन का नाम पूछी जा सकती है। तो इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे सभी कैंडिडेट्स। 4 नंबर अंतर क्या है? संतति कोशिकाओं में जनक जैसी ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता नहीं होती। ठीक है, ये किस में है? तो समसूत्री विभाजन में है। ये चौथा नंबर अंतर है। चौथा नंबर अंतर अर्धसूत्री विभाजन में देखेंगे। संतति कोशिकाओं में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता होती है। ठीक है, आनुवांशिक एक चैप्टर भी है आनुवांशिकी के नाम से, उस चैप्टर का भी अध्ययन करें ताकि कैंडिडेट्स डेप्थ में इस चीज को समझ पाएंगे। ये विविधता जो चीजें इंक्लूड है, तो संतति और जो अपने पितृ और माताएं होती है, माता और पिता द्वारा जो संतति उत्पन्न किया जाता है उसी का चर्चा है यहाँ पर। तो आनुवांशिक विविधता मतलब कि अर्धसूत्री विभाजन में होती है, थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगी, और समसूत्री विभाजन में विविधता नहीं होती है, मतलब यहाँ पर अंतर नहीं होंगे, लगभग वैसा ही होता है। ठीक है, ये चौथा नंबर अंतर है। 5वां नंबर अंतर पर क्या है? तो इसमें गुणसूत्रों की आनुवांशिक पदार्थों इसमें आदान प्रदान नहीं होता। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ जिसके माध्यम से आनुवांशिकी एक चैप्टर है, तो वहां पर कैंडिडेट्स अध्ययन कर सकते हैं किस प्रकार से माता पिता द्वारा जो बच्चे उत्पन्न किया जाता है, क्या चीजें किस प्रकार से होती है, रूल्स रेगुलेशन किस प्रकार से उसमें इंक्लूड होते हैं। तो समसूत्री विभाजन में लागू नहीं होता है। इसमें क्या लिखा गया है 5 नंबर पॉइंट? तो इसमें गुणसूत्रों की आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान नहीं होता है। जब आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान ही नहीं होंगे तो संतति में उनका गुण जो माता और पिता का गुण है कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे, इसमें लागू नहीं होते हैं। तो 5 नंबर पॉइंट अर्धसूत्री विभाजन में क्या चीजें हैं? तो इस विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो आनुवांशिक पदार्थ जो है ये आदान प्रदान जब होंगे तो आनुवांशिकी के अंदर जो गुण पाए जाते हैं, माता और पिता में जो गुण होते हैं वे बच्चे में प्रभावित होते हैं, इसलिए माता और पिता का गुण बच्चे में भी देखने को मिलती है। ये 5 नंबर अंतर है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन से संबंधित है समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में क्या होती है उसको भी समझने वाली बात है, और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होती है उसको भी समझने वाली बात है। किसी भी एक से आप सभी को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एक ही पॉइंट से, इसीलिए सभी पॉइंट को याद रखना है। लास्ट वाला पॉइंट है, और इस पॉइंट में क्या अंतर है उसको भी देखें कैंडिडेट। इसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है। ठीक है, किसमें छोटी होती है? तो समसूत्री विभाजन में। अर्धसूत्री विभाजन में इसकी प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। इतना ही अंतर है समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में। इस लेक्चर में इतना ही। कैंडिडेट्स इसी प्रकार से बने रहेंगे और बायोलॉजी की अध्ययन करते रहेंगे। जीव विज्ञान बाकी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है उनसे आसान ही है बायोलॉजी, क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ से रिलेट करती है। ह्यूमन लाइफ में सभी चीज़ें इंक्लूड है, ह्यूमन लाइफ का ही अध्ययन करते हैं कैंडिडेट्स, और कॉमन नॉलेज होना चाहिए। साइंटिफिक तरीके से अपना जीवन को भी जीवन यापन कर पाएंगे, क्योंकि ये जानकारी सभी आम जन मानस के लिए भी होना मैंडेटरी है, अन्यथा लाइफ को अच्छी तरीके से जी नहीं पाएंगे। जीवन में इन सभी चीज़ों का भी बहुत ही अत्यधिक आवश्यकता है, लेकिन अनएजुकेटेड पर्सन नहीं समझते हैं इनको। जो भी एजुकेटेड पर्सन होते हैं उन सभी को समझने वाली बात है, क्योंकि साइंटिफिक तरीके से भी अपना लाइफ को आप जी सकते हैं। साइंटिफिक और रिलीजियस दोनों को भी इंक्लूड करते हुए अपना जीवन यापन करें, ताकि कैंडिडेट्स अंतिम रूप से सफल भी हो सकेंगे अपने लाइफ में। और इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें और एक सीट को पक्की करें अपने लाइफ में। ठीक है, और लाइफ को सफल बनाएं।
थैंक यू।